आज हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रिपरेशन के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड की प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस हैं जो आपके यहाँ अक्सर क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। उनमें सबसे पहली रिएक्शन है हुन्स-डिकर रिएक्शन। पूरा नाम है इसका बोरोडाइन हुन्स-डिकर रिएक्शन, शॉर्ट बुलाते हैं हुन्स-डिकर रिएक्शन। ये जो लिखा है हुन्स-डिकर रिएक्शन की डिफिनीशन लिखी है कि किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट की रिएक्शन, सिल्वर साल्ट की रिएक्शन, सिल्वर कार्बोक्सिलेट का रिएक्शन अगर हम किसी हैलोजन से कराएं, वो हैलोजन या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है। आयोडीन का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते, वो आगे देखेंगे, ठीक है। उसमें भी हम ब्रोमीन का इस्तेमाल ज़्यादातर करेंगे। एग्जाम्पल जब भी आपको मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे, आपको ज़्यादातर ब्रोमीन का इस्तेमाल ही मिलेगा, क्योंकि ब्रोमीन के संग रिएक्शन बिल्कुल स्मूथ होता है, ठीक है। क्लोरीन इसमें बहुत हाईली रिएक्टिव रिएक्शन, मतलब रिएक्शन रिएक्टिव बहुत ज़्यादा होती है, तो रिएक्शन ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ब्रोमीन का। तो जब भी किसी कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट का रिएक्शन, सिल्वर कार्बोक्सिलेट का रिएक्शन हम क्लोरीन या ब्रोमीन से कराते हैं, तो वन लेस कार्बन का, एक कम कार्बन का हमें एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। जैसे हमने ब्रोमीन का प्रयोग किया है तो यहाँ से CO2 गैस निकल गया, यहाँ से AgBr निकल गया, और इस कार्बन पर CH2 पर ये ब्रोमीन आके जुड़ गया और बना एल्किल ब्रोमाइड, जिसमें कार्बन एटम की संख्या लिए गए सिल्वर साल्ट से एक कम है। कुछ क्वेश्चंस में क्या होगा कि बोरोडाइन का इस्तेमाल तो आपको देंगे, लेकिन आपको डायरेक्ट सिल्वर साल्ट नहीं लेंगे, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देंगे। तो अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन पहले हम बेस से कराएंगे। चूँकि सिल्वर साल्ट बनाना है तो हम सिल्वर हाइड्रोक्साइड लेंगे, और एसिड और बेस की रिएक्शन साल्ट फॉर्मेशन होती है, तो एसिड का H और बेस का OH वाटर बना देगा और बनेगा सिल्वर कार्बोक्सिलेट। और जब सिल्वर कार्बोक्सिलेट का रिएक्शन आप ब्रोमीन से कराएंगे तो यहाँ से वैसे ही CO2 गैस निकल जाएगी, यहाँ से AgBr निकल जाएगा, और आपको वन लेस कार्बन का एल्किल ब्रोमाइड मिलेगा। तो डिफिनेशन कहता है कि किसी भी एसिड के सिल्वर साल्ट का रिएक्शन क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ कराने पर हमको एक कम कार्बन का एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड प्राप्त होता है, जिसमें भी हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं ब्रोमीन का। हम आयोडीन का प्रयोग इसलिए नहीं करते, वो आयोडीन का प्रयोग करने पर इस रिएक्शन में आपको एल्किल आयोडाइड की जगह मैक्सिमम आपको ईस्टर मिलते हैं, जिस और रिएक्शन का नाम बदल जाता है। उस समय रिएक्शन का नाम हो जाता है सिमोनिनी रिएक्शन, ठीक है। तो उसकी बात हम लोग आगे करेंगे। अब थोड़ा सा हम इसकी मैकेनिज़्म के बारे में बात करेंगे आपसे, क्योंकि मैकेनिज़्म जब आप समझ लेंगे तो कुछ जगह उसका एप्लीकेशन आपको मिलेगा, और आप वो चीज़ जानते होंगे तो उसको करने में आपको आसानी रहेगी, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं मैकेनिज़्म की। आइए इसकी मैकेनिज़्म की बात करें, ठीक है। और यहाँ पर हम एक बात ये समझेंगे। देखिए, हमारे पास एक सिल्वर कार्बोक्सिलेट है, जिसमें जिस कार्बन से कार्बोक्सिल को अटैच्ड है वो अल्फ़ा कार्बन है। आपको मालूम है कि जिस कार्बन से मेन ग्रुप जुड़ा होता है, मेन फंक्शनल जुड़ा होता है, अल्फ़ा कार्बन होता है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा कार्बन है। ये सबसे पहले क्या होगा, जो भी हैलोजन आपने लिया है उस हैलोजन में हेटेरोलिटिक फिजन होगा, और ब्रोमाइड आयन बनेगा और ब्रोमोनियम आयन बनेगा, जिसको हम इलेक्ट्रोफाइल ही बोल सकते हैं। और ये जो ब्रोमोनियम आयन है, चूँकि कैटायन होगा, तो वो सिल्वर कार्बोक्सिलेट के निगेटिव ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके एसाइल ब्रोमाइड बना देगा, और जो यहाँ सिल्वर आयन्स हैं वो ब्रोमाइड से कंबाइन करके AgBr बना देंगे, और आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा, इसको भी आप बोलेंगे एसाइल ब्रोमाइड। इसी स्टेप पर जो एसाइल ब्रोमाइड होगा उसमें ऑक्सीजन ब्रोमीन बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होगा, ठीक है। अब यहाँ से रिएक्शन जो है, ये पूरा रिएक्शन जो है वो फ्री रेडिकल है। यहाँ से ब्रोमीन फ्री रेडिकल निकल जाएगा, और यहाँ से एसाइल फ्री रेडिकल बनेगा RCH2COO। ये जो एसाइल फ्री रेडिकल बनेगा, ये अपने अल्फा कार्बन और जो कार्बोक्सिल ग्रुप का जो कार्बन है उसके बीच का होमोलिटिक फिजन करेगा बॉन्ड का, और इस बॉन्ड के फिजन से जो इलेक्ट्रॉन होंगे ये यहाँ पर इस बॉन्ड का होमोलिटिक फिजन होगा, और जो ये इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके यहाँ से CO2 गैस बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा और बन जाएगा RCH2 फ्री रेडिकल, माने एल्किल फ्री रेडिकल। और ये एल्किल फ्री रेडिकल जो है वो पहले स्टेप में निकले हुए ब्रोमीन फ्री रेडिकल से कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देगा RCH2Br। दिस इज द
प्रोडक्ट एल्किल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने की बात है जिसका इस्तेमाल अभी हम आगे एप्लीकेशन में आपको बताएंगे कि जब इस ओवरऑल रिएक्शन में आप देखिए कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बाद बनने वाला जो फ्री रेडिकल है वो फ्री रेडिकल अल्फा कार्बन पर बनता है। अल्फा कार्बन कौन सा अल्फा कार्बन? जिस कार्बन से कार्बोक्सिलेट ग्रुप जुड़ा होता है। ये आपको याद रखनी चाहिए बात। इतनी मैक्सिमम आपको हमने केवल इसलिए बताई है कि कुछ रिएक्शंस आगे आपको हम देंगे, अभी कराएंगे आपको उसमें। अगर आपको ये बात याद नहीं रहती है कि जब इस रिएक्शन में हम प्रोडक्ट बनाते हैं फाइनली तो हम फ्री रेडिकल फॉर्मेशन किस कार्बन पे करते हैं तो आपको दिक्कत आएगी। तो इतना ध्यान रखिए। अब अगर वो मैक्सिमम आपको नहीं याद रहती पूरी, कोई बात नहीं, इतना ध्यान रखिएगा कि ओवरऑल रिएक्शन में जिस कार्बन के साथ कार्बोक्सिलेट ग्रुप जुड़ा होता है, मान इसको आप अल्फा कार्बन बोलते हैं, उसी अल्फा कार्बन पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है फाइनली, और उसी कार्बन के साथ, उसी अल्फा के साथ हैलोजन फ्री रेडिकल, जैसे ब्रोमीन लिया है तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल कंबाइन करके एल्किल ब्रोमाइड बना देगा, और आपने क्लोरीन लिया होता तो क्लोरीन फ्री रेडिकल कंबाइन करके एल्किल क्लोराइड बना देता। ठीक है, अब हम आगे इसके बाद इसके कुछ अच्छे एप्लीकेशंस की बात आपसे करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब आइए इसकी रिएक्शन की एप्लीकेशन की बात की जाए कि क्या क्या कैसे एप्लीकेशन, क्वेश्चन कैसे आता है इसमें। देखिए, जैसे हमने पहला एग्जाम्पल लिया एसिटिक एसिड का, और एसिटिक एसिड में हमें हुंस-डिगर रिएक्शन का प्रयोग करना है, लेकिन मुझे मालूम है कि हुंस-डिगर रिएक्शन एसिड्स के साथ इस्तेमाल नहीं होती बल्कि उनके सिल्वर साल्ट के संग इस्तेमाल होती है। तो अगर कोई हमको एसिड डायरेक्ट दिया गया होगा तो पहले उसका सिल्वर साल्ट बनाना होगा, और किसी भी एसिड से उसका साल्ट बनाने के लिए हम उसका रिएक्शन बेस से कराते हैं। और चूंकि हमें सिल्वर साल्ट बनाना है तो हम सिल्वर का बेस लेंगे, सिल्वर हाइड्रोक्साइड। तो जब इसका रिएक्शन होगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी और साल्ट बन जाएगा क्या? CH3COOAg, सिल्वर एसीटेट। और उसका रिएक्शन जब ब्रोमीन से होगा तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा और बन जाएगा मेथिल ब्रोमाइड, और CO2 और AgBr। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जो हमने एसिड लिया है उसका अल्फा कार्बन प्राइमरी है, तो हमें प्राइमरी ब्रोमाइड मिलेगा एक कम कार्बन का, वन लेस कार्बन का। फिर दूसरा एग्जाम्पल लिया, अब यहाँ पर हमने डायरेक्ट सिल्वर साल्ट लिया हुआ है, तो आप एसिड लेंगे तो पहले सिल्वर साल्ट फॉर्मेशन करनी पड़ेगी, और अगर सिल्वर साल्ट लेते हैं तो आप डायरेक्ट रिएक्शन हैलोजन से करा सकते हैं। तो जैसे आपने रिएक्शन कराया सिल्वर एसिटेट प्रोपेनोएट के साथ में, तो यहाँ पर वही रिएक्शन होगा, सिल्वर प्रोपेनोएट से रिएक्शन होगा। तो फाइनली मैक्सिमम आप देख चुके हैं पहले भी कि यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, यहाँ से AgBr निकल जाएगा, और ब्रोमीन इस अल्फा कार्बन से कंबाइन कर जाएगा और बनेगा एथिल ब्रोमाइड, और एथिल ब्रोमाइड भी एक प्राइमरी हैलाइड होगा। मतलब पहले क्वेश्चन में भी जो एसिड है उसका अल्फा कार्बन प्राइमरी है, दूसरे वाले क्वेश्चन में भी जो एसिड साल्ट लिया गया उसका अल्फा कार्बन प्राइमरी है, और तीसरा एग्जाम्पल है हमारे पास सिल्वर ब्यूटाइरेट का। सिल्वर ब्यूटाइरेट 4 कार्बन का सिल्वर साल्ट है ये, जिसमें आइसो ग्रुपिंग है, तो सिल्वर आइसो ब्यूटाइरेट इसको हम बोलेंगे। तो जब रिएक्शन होगी तो यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, फाइनली यहाँ से AgBr निकल जाएगा और यहाँ ब्रोमीन आ जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि पहले वाले में अल्फा कार्बन प्राइमरी था तो हमें प्राइमरी हैलाइड बन गया एक कम कार्बन का, दूसरे वाले में भी अल्फा कार्बन प्राइमरी था तो वन लेस कार्बन का, एक कम कार्बन का हमको प्राइमरी ब्रोमाइड मिल गया। अब जो हमने एसिड साल्ट लिया है उसका अल्फा कार्बन सेकेंडरी है, 2 डिग्री है, तो यहाँ पर भी आपको 2nd डिग्री का ब्रोमाइड मिल गया। लेकिन ये बात इंपॉर्टेंट है इसमें, और याद रखने की बात है, अगर आपने ऐसा कोई सिल्वर साल्ट लिया है जिस सिल्वर साल्ट का अल्फा कार्बन कैसा है? टर्शरी है, तो अगर अल्फा कार्बन टर्शरी होगा तो उस केस में आपको प्रोडक्ट एल्किल ब्रोमाइड नहीं मिलेगा बल्कि एस्टर मिलेगा, और एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOOR-, फॉर्मूला लिखते हैं आप RCOOR-। और यहाँ जो एस्टर बने उसकी खास बात ये होगी कि जो इसका ये R होगा वही इसका R' ही बनेगा। बताइए जो प्रोडक्ट बन रहा है उस प्रोडक्ट का R क्या है? CH3 टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप, फिर क्या है? COO, और जहाँ Ag है वहाँ पर यही R रिपीट हो गया, वापस रिपीट हो गया और बन गया CCH3। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें किस रिएक्शन का प्रोडक्ट एल्किल ब्रोमाइड नहीं होगा, तो 4th आंसर होगा। तो ये ध्यान रखना कि हुंस-डिगर रिएक्शन में जो आप एसिड लें या एसिड साल्ट लें, सिल्वर साल्ट लें,
उसका अल्फा कार्बन या तो प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो, तब तो आपको 1 लेस कार्बन के, एक कम कार्बन के ब्रोमाइड्स मिलेंगे। अगर क्लोरीन लेंगे तो क्लोराइड्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पर ऐसा कोई एसिड साल्ट इस्तेमाल करते हैं, एसिड इस्तेमाल करते हैं जिसका अल्फा कार्बन टर्शरी है, तो उस केस का प्रोडक्ट एस्टर होगा, आपको एल्किल ब्रोमाइड नहीं मिलेगा। ठीक है, अब कुछ 1-2 एप्लीकेशन और हैं, उनकी हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। ठीक है, अब देखिए इसके पहले हम लोग मैकेनिज्म समझ चुके हैं, एक एप्लीकेशन और समझिएगा इसमें। अगर डाई कार्बोक्सिलिक एसिड आपको दिया जाए और उसके अंदर हुंस-ज़िकर रिएक्शन का प्रयोग किया जाए तो प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं और क्या बनते हैं। जैसे हमारे पास ये एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है 7 कार्बन का, काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का। और आप इसमें जब हुंस-ज़िकर रिएक्शन इस्तेमाल करेंगे, चूँकि आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है और हुंस-ज़िकर रिएक्शन में सिल्वर साल्ट दिया जाता है, तो सबसे पहले आप इसका रिएक्शन कराएंगे सिल्वर हाइड्रोक्साइड से या सिल्वर ऑक्साइड से। ठीक है, और ये बेस हैं और एसिड से रिएक्शन सिल्वर साल्ट बना देंगे, और सिल्वर साल्ट बनने के बाद फिर रिएक्शन ब्रोमीन से होगी। अगर आपको पीछे मैगज़ीन में थोड़ा सा याद हो कि जब एसाइल ब्रोमाइड बनने के बाद जो एसाइल फ्री रेडिकल बनता है, जब एसाइल फ्री रेडिकल कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है तो CO2 निकलने के दौरान एल्किल वाले कार्बन और कार्बोक्सिल वाले कार्बन बीच बॉन्ड का होमोरेटिक फिजन होता है, जिससे यहाँ से CO2 गैस निकल जाती है, और जिस कार्बन से कार्बोक्सिल अटैच्ड होता है उसी कार्बन, जिसको हम अल्फा कार्बन भी बुलाते हैं, उस पर फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होती है। तो मैक्सिमम आप पीछे से रिवाइज करिए, उसमें देखिए कि जो अल्फा कार्बन होगा जहाँ से कार्बोक्सिल अटैच जो जुड़ा हुआ है जिससे CO2 निकलेगी, उस पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। वही बात यहाँ पर भी होगी, यहाँ पर भी फाइनली फ्री रेडिकल बनेगा। अब इन दो जो अल्फा कार्बन फ्री रेडिकल बन रहे हैं, इन पर एक चांस तो है कि जो रिएक्शन में ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनता है वो इनसे कंबाइन कर जाए, एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ जुड़ जाए, एक ब्रोमीन फ्री रेडिकल यहाँ जुड़ जाए, तो हमको 5 मेंबर्ड का एक डाइब्रोमाइड मिल जाएगा। 5 मेंबर डाइब्रोमाइड मिल जाएगा। 5 कार्बन है इसमें, 1 2 3 4 5, पहला ब्रोमीन फर्स्ट पे और दूसरा ब्रोमीन लास्ट पे। लेकिन इससे अधिक प्रबल संभावना, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि जो ये कार्बन के फ्री रेडिकल फॉर्मेशन हुई है, ये कार्बन आपस में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके और ये एक क्लोज रिंग बना दें, और जो क्लोज रिंग बने, जैसे ये बनेगा साइक्लोपेंटेन, जब ये कार्बन इस कार्बन से अटैच हो जाएगा तो एक 5 मेंबर रिंग बनेगा, 1 2 3 4 5, और ये जुड़ जाएंगे आपस में सिंगल बॉन्ड द्वारा। ठीक है, और इस 5 मेंबर रिंग जो साइक्लोपेंटेन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और ये प्रोडक्ट यहाँ पर मेजर बनेगा। तो बनेंगे दोनों प्रोडक्ट। अगर दोनों ऑप्शन दिए, दोनों करेक्ट हैं, लेकिन अगर एक ऑप्शन चूज करना है इसमें तो फिर हम साइक्लोपेंटेन को टिक करेंगे। अगर बोथ दिया तो बोथ तो करेक्ट होगा ही होगा। सेम एग्जांपल एक और मैं आपको यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ। यहाँ देखिए, अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें कि मेरे पास एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का सिल्वर साल्ट है, डाई साल्ट है, और ये 8 मेंबर्ड कंपाउंड है, 8 कार्बन का है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। जब इसकी रिएक्शन लिखेंगे तो वैसे ही मैक्सिमम होगी, यहाँ से फ्री रेडिकल डिसोसिएशन होगा, फाइनली यहाँ पर डिसोसिएशन होगा, यहाँ से CO2 गैस निकल जाएगी, यहाँ से AgBr निकल जाएगा, और यहाँ अल्फा कार्बन फ्री रेडिकल बनेगा। वैसे यहाँ से भी CO2 गैस निकल जाएगी, AgBr निकल जाएगा और अल्फा कार्बन फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगी। तो एक पॉसिबिलिटी तो ये है, जैसे पहले वाले में थी कि इन फ्री रेडिकल्स पर ब्रोमीन जुड़ जाए, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाए, एक ब्रोमीन यहाँ जुड़ जाए, तो हमको 6 मेंबर का डाइब्रोमाइड मिलेगा। 6 मेंबर डाइब्रोमाइड, एक ब्रोमीन यहाँ जोड़ दें और यहाँ से कार्बन काउंट करें, 1 2 3 4 5 6, एक ब्रोमीन यहाँ जोड़ दें, तो जैसे वहाँ 5 मेंबर डाइब्रोमाइड बना है वैसे यहाँ 6 मेंबर डाइब्रोमाइड बन जाएगा। लेकिन उससे अधिक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी ये है कि ये फर्स्ट कार्बन का जो फ्री रेडिकल है, वो फ्री रेडिकल वाला कार्बन इस 6 वाले कार्बन के संग आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन कर दे, और जब इस कार्बन के बीच बॉन्ड फॉर्मेशन होगी तो एक 6 मेंबर रिंग बनेगा विच इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन, जो इसका मेजर प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, एप्लीकेशंस हैं हुंस-ज़िकर रिएक्शन के। अब हम लोग इसके बाद आगे बात करेंगे सिमोनिन रिएक्शन की, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हुंस-ज़िकर रिएक्शन में आप क्लोरीन का प्रयोग कर सकते हैं, ब्रोमीन का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आयोडीन का प्रयोग हम नहीं करते, क्योंकि आयोडीन का प्रयोग करने पर
मेनली प्रोडक्ट ईस्टर बनता है, ठीक है। उसमें भी हम क्लोरीन का इस्तेमाल कम करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं ब्रोमीन का। ब्रोमीन का रिएक्शन स्मूथ होता है। तो आगे हम लोग बात करेंगे इसी का जो सेकेंड पार्ट है वो है सिमोनी रिएक्शन, ठीक है। चलिए लोग चलते हैं। देखिए हुंस-डिकर रिएक्शन का ही अगला पार्ट है साइमोनी रिएक्शन। इसको हम ऑर्डिनेशन इन हुंस-डिकर रिएक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन की खास बात यह है कि अगर हम इसमें क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह अगर हम आयोडीन का प्रयोग करते हैं तो आपको जल्दी एस्टर प्राप्त होते हैं। देखिए इसमें भी दो केसेस हैं। दो केसेस क्या हैं देखिए, वो आपको हम थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं, बात समझिएगा। अगर सिल्वर कार्बोक्सिलेट माने सिल्वर साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन आयोडीन से कराएंगे, अगर देखिए यहाँ क्लोरीन होता तो एल्किल क्लोराइड बन जाता, RCl बन जाता, CO2 निकल जाती, AgCl निकल जाता। अगर यहाँ ब्रोमीन होता तो एल्किल ब्रोमाइड RBr बन जाता, CO2 निकल जाती और AgBr निकल जाता। लेकिन जब आप आयोडीन का प्रयोग करेंगे तो इस रिएक्शन में आपको एल्किल आयोडाइड मिलेगा उसी तरह जैसे आपको एल्किल ब्रोमाइड एल्किल क्लोराइड मिलता था। लेकिन उसकी शर्त यह है कि सिल्वर कार्बोक्सिलेट और आयोडीन दोनों के 1:1 इक्विवेलेंट होने चाहिए। माने जितने इक्विवेलेंट्स आप सिल्वर कार्बोक्सिलेट ने उतने ही इक्विवेलेंट अगर आप आयोडीन लेते हैं, दोनों का समान रेशियो लेते हैं, तब तो आपको एल्किल आयोडाइड मिलेगा। जैसे हुंस-डिकर रिएक्शन में ब्रोमीन का इस्तेमाल करने पर एल्किल ब्रोमाइड बनता है, क्लोरीन का इस्तेमाल करने पर एल्किल क्लोराइड बनता है, वैसे आयोडीन का इस्तेमाल करने पर एल्किल आयोडाइड बनेगा। लेकिन अगर यहाँ पर लिए गए सिल्वर कार्बोक्सिलेट के इक्विवेलेंट आयोडीन से ज़्यादा हैं, मतलब अगर 2 इक्विवेलेंट आपने लिया है सिल्वर कार्बोक्सिलेट और 1 इक्विवेलेंट आपने लिया है क्या आयोडीन, तो निश्चित तौर पर उस केस में आपको जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो एल्किल आयोडाइड नहीं मिलेगा बल्कि एस्टर मिलेंगे। और एक बात देखिए, बाई प्रोडक्ट में पूरे लिखे नहीं है, मुझे उनसे मतलब नहीं, मुझे मतलब है इस प्रोडक्ट एस्टर से, एस्टर बनेंगे। इसका मतलब अगर रिएक्शन में लिखा हुआ है कि हमने कार्बोक्सिलेट को सिल्वर कार्बोक्सिलेट को एक्सेस में लिया हुआ है, मतलब उसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लिए गए आयोडीन के इक्विवेलेंट से ज़्यादा हैं, तो उस केस में आप आंसर एस्टर बताएंगे। लेकिन अगर आपको स्पेशली क्वेश्चन में बोल रहा है, लिख रहा है आपको, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इस रिएक्शन में, तो ये जनरली माना जाता है कि कार्बोक्सिलेट ज़्यादा होगा और आयोडीन कम होगा और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे एस्टर। लेकिन अगर क्वेश्चन में क्लियर आपको लिख रहा है कि 1 इक्विवेलेंट सिल्वर कार्बोक्सिलेट है, 1 इक्विवेलेंट आयोडीन है, तो उस केस में आप आंसर फिर एल्किल आयोडाइड बनाएंगे। तो अगर दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हैं तो हुंस-डिकर रिएक्शन के समान प्रोडक्ट बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा, CO2 निकल जाएगी, AgI निकल जाएगा। लेकिन अगर कार्बोक्सिलेट के इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं, आयोडीन के इक्विवेलेंट्स कम हैं, तो उस केस में आपको एस्टर मिलेगा। अब ये ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसका प्रॉपर पूरा मैकेनिज्म है, लेकिन उतना आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ लोगों के दिमाग में शंका हो सकती है कि ऐसा क्यों होता है, एस्टर क्यों बन रहा है, तो उसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन आपको मैं यहाँ बता रहा हूँ। जब आप सिल्वर कार्बोक्सिलेट को लेते हैं अधिक मात्रा में, जैसे 2 इक्विवेलेंट इसको लिया है, आयोडीन इक्विवेलेंट लिया है, तो ये रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। ठीक कैसे? पहले स्टेप तो वैसे ही होता है जैसा हुंस-डिकर में होता था कि जब आप सिल्वर कार्बोक्सिलेशन कराएंगे इसके साथ में, तो यहाँ से CO2 निकल जाएगा, यहाँ CO2 निकल जाएगा, यहाँ से AgI निकल जाएगा और एल्किल आयोडाइड, कार्बन डाइऑक्साइड और AgI बन जाएगा। लेकिन चूंकि आपने सिल्वर कार्बोक्सिलेट के इक्विवेलेंट्स की संख्या ज़्यादा ली है, आपने 2 इक्विवेलेंट लिया हुआ है, तो जो बचा हुआ सिल्वर कार्बोक्सिलेट है वो बने हुए प्रोडक्ट एल्किल आयोडाइड से फिर रिएक्शन कर जाएगा। देखिए ये सब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें, आपने पढ़ा है कि जो न्यूक्लियोफाइल्स हैं वो एल्किल हैलाइड पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देते हैं। जो सिल्वर कार्बोक्सिलेट है वो एक न्यूक्लियोफिलिक रीजेंट है और इसका जो न्यूक्लियोफाइल पार्ट है वो कार्बोक्सिलेट आयन है RCO- और इसका रिएक्शन एल्किल आयोडाइड पर हो रहा है। ठीक है, जब भी कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है तो एक न्यूक्लियोफाइल निकलता है और दूसरा न्यूक्लियोफाइल आता है। निकलने वाला न्यूक्लियोफाइल वीक होता है, आने वाला न्यूक्लियोफाइल स्ट्रांग होता है। जो न्यूक्लियोफाइल जितना वीक होता है वो उतना ही गुड लीविंग न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। ठीक, और किसी भी न्यूक्लियोफाइल की लीविंग एबिलिटी उसकी बेसिक स्ट्रेंथ पर डिपेंड करती है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ जितनी कम होगी उसकी लीविंग एबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में वो उतनी आसानी से अपनी जगह को छोड़ देगा और आने वाले न्यूक्लियोफाइल को स्थान मिल जाएगा। आयोडाइड आयन आर गुड न्यूक्लियोफाइल। क्यों आयोडाइड गुड न्यूक्लियोफाइल होते हैं?
आयोडाइड एंड गुड लीविंग न्यूक्लियोफाइल्स। आयोडाइड एंड गुड न्यूक्लियोफाइल लीविंग न्यूक्लियोफाइल्स क्यों होते हैं? क्योंकि आयोडाइड का जो कॉन्जुगेट एसिड है HI, वो HI एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर HI स्ट्रॉन्ग एसिड है तो आयोडाइड एंड वीक बेस हुआ। और लीविंग एबिलिटी, जो लीविंग एबिलिटी है वो बेसिक स्ट्रेंथ के इनवर्स होती है। अगर बेसिक स्ट्रेंथ कम होगी तो लीविंग एबिलिटी ज़्यादा होगी। तो चूंकि आयोडाइड एंड वीकेस्ट बेस हैं तो ये अच्छे लीविंग न्यूक्लियोफाइल हैं। तो जैसे ही सिल्वर कार्बोक्सिलेट कांटेक्ट में आएगा तो आयोडाइड आयन अपने स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाएगा, सिल्वर के साथ कंबाइन कर AgI बना देगा और ये जो न्यूक्लियोफाइल है कार्बोक्सिलेट आयन वो एल्किल ग्रुप से अटैक करके जुड़ जाएगा और आपको एस्टर मिलेगा। तो इतना ध्यान रखिएगा, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इस रिएक्शन में, ना ही बता रहा कि ये एक्सेस में है या 2 इक्विवेलेंट है, कुछ नहीं, तो हम ये मानेंगे कि ये एक्सेस में होगा और आपको आंसर एस्टर बनाना है। अगर प्रॉब्लम में आपको स्पेशली लिख रहा है वो कि 1 इक्विवेलेंट सिल्वर कार्बोक्सिलेट है और 1 इक्विवेलेंट आयोडीन है, तो उस केस में आपको फिर आंसर एल्किल आयोडाइड देना है। आपको यहाँ से CO2 निकाल देनी है, यहाँ से AgI निकाल देना है, इस R पर आयोडीन जोड़ देना है जैसा आप होम स्टिकर में करते थे और आंसर होगा एल्किल आयोडाइड। और ये क्यों होता है ये मैंने आपको 2 स्टेप बताया कि पहले स्टेप में तो एल्किल आयोडाइड बनेगा, लेकिन एल्किल आयोडाइड का जो आयोडाइड आयन है वो गुड लिविंग न्यूक्लियोफाइल है और वो बचे हुए सिल्वर कार्बोक्सिलेट के साथ फिर यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा। ये तो फ्री रेडिकल रिएक्शन होगी, लेकिन ये सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा और उस केस में ये जो कार्बोक्सिलेट न्यूक्लियोफाइल है वो आसानी से इस आयोडाइड आयन को रिप्लेस कर देगा और आपको आंसर या प्रोडक्ट जो है वो एस्टर मिलेगा। अब आइए हम इस पर चलिए 1-2 एग्जाम्पल हम करते हैं जिस समझ में आए कि क्वेश्चन में आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ एग्जाम्पल आप सामने लिखे हुए हैं थोड़ा कुछ समझने के लिए। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि सिल्वर एस्टेट का रिएक्शन आयोडीन से कराया गया। अब यहाँ कुछ बता नहीं रहा है कि सिल्वर एस्टेट और आयोडीन का रेशियो क्या है, कोई जानकारी नहीं है। तो उस केस में हम इसको साइमोनी रिएक्शन मानते हुए हमेशा सिल्वर कार्बोक्सिलेट को एक्सेस में रखेंगे और इसका एस्टर बनाएंगे। एस्टर का फॉर्मूला होता है RCOR'। ठीक है, तो इसमें जो एस्टर है वो RCOR या इसको हम R' ही मान लेते हैं, क्योंकि जब दोनों ग्रुप सेम होंगे तो उसको R ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये है इसका R, तो यही एस्टर बन जाएगा CH3COO और यहाँ से AgI निकल जाएगा और CO2 निकल जाएगी। ठीक है, तो जब कुछ रेशियो ना दिया हो तो आप हमेशा आंसर क्या बनाएं, एस्टर बनाएं। लेकिन रेशियो दिया हुआ है तो उसके हिसाब से भी तय करें। जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि सिल्वर प्रोपेनोएट 1 इक्विवेलेंट का रिएक्शन 1 इक्विवेलेंट आयोडीन से कराया गया, तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। अब चूंकि यहाँ उसने लिख दिया है कि दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर हैं, 1 इक्विवेलेंट ये है और 1 इक्विवेलेंट वो है, तो उस केस में रिएक्शन सेकंड स्टेप पे नहीं जाएगा। मैंने बताया था रिएक्शन 2 स्टेप पे होता है अगर ये एक्सेस में लिया जाए। पहले स्टेप में आयोडाइड बनता है, वो आयोडाइड पर फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है सिल्वर कार्बोक्सिलेट द्वारा और फाइनली एस्टर बन जाता है। लेकिन चूंकि दोनों के इक्विवेलेंट बराबर हैं, दोनों ही पहले स्टेप में सभी पूरा कंज्यूम हो जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं, तो फिर आंसर होगा एल्किल आयोडाइड। यहाँ से CO2 निकल जाएगा, यहाँ से AgI निकल जाएगा और आयोडीन यहाँ पर इंसर्ट कर जाएगा और बनेगा एथिल आयोडाइड, 1 लेस कार्बन का आयोडाइड। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिख रहा है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, हमारे पास एक सिल्वर कार्बोक्सिलेट है, pH माने फेनिल, इसको आप लिख सकते हैं C6H5 भी लिख सकते हैं, तो CCH5CH2COAg और इसका रिएक्शन कराया आयोडीन से। अब लेकिन उसने लिख दिया कि यहाँ 2 इक्विवेलेंट हमारे पास ये सिल्वर साल्ट है और 1 इक्विवेलेंट हमारे पास आयोडीन है। चूँकि सिल्वर साल्ट की मात्रा या अमाउंट लिए गए आयोडीन ज़्यादा है तो रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। पहले स्टेप में इसका आयोडाइड बनेगा और जो आयोडाइड बनेगा, देखो आयोडाइड कैसे बनेगा, यहाँ से CO2 निकल जाएगी, यहाँ से AgI निकल जाएगा और आयोडीन यहाँ पर आएगा, तो आयोडाइड बनेगा C6H5CH2I माने बेंजिल आयोडाइड। और उस बेंजिल आयोडाइड पर बचा हुआ जो ये सिल्वर साल्ट है ये फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करेगा और ईस्टर बनाएगा और ईस्टर का R' वही रहेगा जो उसका R है। तो बताइए इसका R क्या है, R ये है PH सिंगल बॉन्ड CH2, तो इसका R ये रहेगा और यही हो जाएगा R' CH2 PH सिंगल बॉन्ड फेनिल CCH5। तो ध्यान रखिए अगर कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमेशा एस्टर बनाएंगे, आंसर एस्टर देंगे। अगर इक्विवेलेंट बराबर बता रहा है तो फिर आप केवल आयोडाइड बनाएंगे
और अगर आपको इक्विवेलेंट लिख रहा है क्लियर कि इसके इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं, साल्ट जो हमारे पास सिल्वर साल्ट है उसके इक्विवेलेंट ज़्यादा हैं, आयोडीन के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कम हैं, तो भी आंसर एस्टर ही होगा। इसीलिए इस रिएक्शन को हम हुंसलिकर में शामिल नहीं करते, क्योंकि इसमें शंका रहती है कि इसमें आयोडाइड बनेगा कि एस्टर बनेगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन की बात करेंगे।